तो कंटिन्यू। हाँ हाँ बेटा, आज हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले जो भी वीडियोस थे उसमें हमने एक तो देखा था पाचन तंत्र और दूसरा हमने देखा था श्वसन तंत्र। अब उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है कि बेटा जो भी हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है, उसका होता है उपापचय या ऑक्सीकरण। और वो ऑक्सीकरण किसकी वजह से होता है? वो होता है किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, जो कि किसका है, कहाँ पढ़ा था हमने? श्वसन तंत्र में। अब देखो बेटा, हमने खाना खाया, उसका हुआ पाचन, ठीक है, और वो जो पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? सरल पदार्थ, सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। उन सरल भोज्य पदार्थों का होता है क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है। और वो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन अपने को कहाँ से मिलती है? श्वसन तंत्र के द्वारा। कहाँ से मिलती है? श्वसन तंत्र के द्वारा। अब ये जो भोजन का पाचन होता है, तो क्या इससे केवल लाभदायक पदार्थों का ही निर्माण होता है? जैसे अगर अपन बात करते हैं कि जैसे एटीपी, भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम काम करते हैं। मतलब कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? भोज्य पदार्थों से। मतलब भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम किसी प्रकार का कार्य करने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्या इन भोज्य पदार्थों के उपापचय से केवल लाभदायक पदार्थ बनते हैं? नहीं बेटा, उससे हानिकारक पदार्थों का निर्माण भी होता है। बात समझे ना? और ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में अगर अधिक समय तक रुके रहते हैं तो हमारे कई तरह के विपरीत या विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को क्षति पहुंच जाती है। तो क्या करें? तो करें क्या? अब करना ये है कि ये जो भी उत्सर्जी उत्पाद बनते हैं, जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन सबको शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य है। उन सबको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, वरना वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब अगर अपन बात करें कि इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, बात समझ रहे ना? तो हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन की प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। इसका मतलब कि अगर हम उत्सर्जन को परिभाषित करें तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं बेटा? कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंगों की आवश्यकता होती है। और ये जो भी उत्सर्जी अंग होते हैं, ये आपस में मिलकर के या इन सभी उत्सर्जी अंगों को सम्मिलित रूप से हमें क्या कहेंगे बेटा? उनको कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं किसकी? सबसे पहले इसकी उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो है हानिकारक पदार्थ बेटा होते क्या हैं? ये हानिकारक पदार्थ होते कौन कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण हमारे भोज्य पदार्थ के द्वारा होता है? तो बेटा ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होता है वेस्ट प्रोडक्ट या वर्ज्य पदार्थ। एक तो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट या वर्ज्य पदार्थ, और दूसरे जो होते हैं वो उत्सर्जी उत्पाद। अब ये दोनों ही हानिकारक होते हैं और दोनों को ही शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अब इनमें क्या अंतर होता है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या वर्ज्य पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं और उत्सर्जी उत्पाद क्या चीज़ होती है? तो देखो बेटा, अब हम देखते हैं कि जैसे जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बेटा दो भाग होते हैं उसके। एक तो ऐसा भाग जिसका पाचन हो जाता है, एक ऐसा भाग जिसका पाचन नहीं होता है। मतलब जिस भाग का भोजन के जिस भाग का पाचन नहीं होता है उसे अपन अपचित भोज्य पदार्थ कहते हैं, और जिस भाग का पाचन हो जाता है वो होता है बेटा पचित पदार्थ। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हानिकारक पदार्थों को जो है वो दो श्रेणियों में बांटा गया। एक तो कौन सा? वर्ज्य पदार्थ और उत्सर्जी उत्पाद। जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है,
जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, मानव की, तो मानव में क्या बेटा सेलुलोज का पाचन होता है? नहीं होता। मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, फिर भी हम सेलुलोज को खाते हैं। तो ये जो सेलुलोज होता है ये कैसा हो गया बेटा? ये अपचित भोज्य पदार्थ है जिसका पाचन नहीं होता है। तो भोजन में उपस्थित अपचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको हम वर्ज्य पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है? तो कैसे बेटा? आहार नाल के द्वारा। इनको आहार नाल के द्वारा मल के रूप में इन्हें बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब जिस भोजन के जिस भाग का पाचन नहीं होता है, मतलब जो अपचित भाग होता है, उसको आहार नाल के द्वारा मल के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये तो बात हो गई किसका बेटा? ये हो गई अपने वर्ज्य पदार्थों की। अब ये दूसरे क्या बेटा? उत्सर्जी उत्पाद। ये उत्सर्जी उत्पाद क्या चीज़ होती है? अब देखते हैं बेटा कि जो भोजन में ऐसा भाग जिसका पाचन होता है, जैसे जिसको अपन पचित भोज्य पदार्थ कहते हैं, उनका पाचन होता है और उनके पाचन के फलस्वरूप कुछ पदार्थ बनते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के पाचन के द्वारा किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। वसाओं के पाचन से निर्माण होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का। और प्रोटीन के पाचन से किसका निर्माण होता है? एमिनो अम्लों का। एमिनो अम्ल निर्मित होते हैं किससे? प्रोटीन के पाचन से। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है किसके पाचन से? वसाओं के पाचन से। और ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड है, उसका निर्माण या उसका पाचन होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट से इनका निर्माण होता है। अब इनका होगा बेटा उपापचय। इनमें क्या होगा? उपापचय की प्रक्रिया होगी जो कि कोशिका के अंदर होती है। तो अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का अगर उपापचय होता है, ग्लूकोज के उपापचय से किसका निर्माण होता है बेटा? एक तो बनती है एटीपी जो कि लाभदायक है, एक तो बनती है एटीपी जो ऊर्जा का रूप होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और दूसरा बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट और जल। बात समझ में बेटा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण या उपापचय के द्वारा, ग्लूकोज के उपापचय से हमें एटीपी मिलती है जो कि लाभदायक होती है। और हानिकारक पदार्थ, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हानिकारक पदार्थों की। तो हानिकारक पदार्थों में देखिए बेटा, यहाँ पे एक तो बनती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बनता है जल। अब हम कहेंगे कि जल भी नुकसानदायक होता है क्या? हाँ बेटा, उपापचय क्रियाओं में जो बना हुआ जल होता है वो हानिकारक होता है, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें, और किसकी बात करें? अब हम बात करते हैं किसकी? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के उपापचय से भी एटीपी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल का निर्माण होता है। समझ में आ गई? क्या क्या बनता है? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब इनमें से एटीपी तो क्या होती है? लाभदायक होती है, जबकि जो CO2 और H2O क्या होते हैं बेटा? ये हानिकारक होते हैं। इनको अगर हम बात करें किसकी? सबसे पहले CO2 की, तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि हमने श्वसन की प्रक्रिया में पढ़ा था कि O2 को ग्रहण किया जाता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो CO2 निकल रही है वो कौन सी है बेटा? ये CO2 वो है जो कि वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज के उपापचय के द्वारा निर्मित हुई है। और ये कैसी होती है? हानिकारक। ये कैसी होती है? हानिकारक। तो अगर अब बात करें किसकी? यहाँ पर इसकी बात हो गई। अब आती है बात, अब देखिए, मतलब अगर हमने को CO2 और H2O को निकालने के लिए किसी विशेष तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ये कौन से पदार्थ होते हैं? ये उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। ये कौन से होते हैं बेटा? उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। और इनके निष्कासन के लिए किसी विशेष तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा निकाल दी जाती है। और जो जल होता है वो कई प्रक्रियाओं के द्वारा, यहाँ तक कि श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इसको बाहर निष्कासित किया जाता है। कि श्वसन की प्रक्रिया में जो हम बाह्य श्वसन करते हैं उसमें जो वायु होती है उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो वो जलवाष्प कहाँ से आती है बेटा? वो जलवाष्प इसी जल का रूप होता है। अब बात करें किसकी? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल के उपापचय से, एमिनो अम्ल का जब उपापचय होता है तो उससे बेटा हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं।
हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों का निर्माण होता है। और ये जो हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं बेटा, इनको उत्सर्जन के लिए, इनको शरीर से बाहर निष्कासन करने के लिए विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है, और उस तंत्र को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। बात समझे ना, कि अगर हमने यहाँ देखा तो ना तो हमें वर्ज्य पदार्थों को निकालने के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता हुई, वो आहार नाल के द्वारा निष्कासित हो गए, और ना ही CO2 और H2O को निकालने के लिए हमें किसी विशेष तंत्र की आवश्यकता हुई। लेकिन इन नाइट्रोजनी, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? हमें एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो तंत्र को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। बात समझ में आ गया बेटा? अब यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि उत्सर्जी उत्पाद और वर्ज्य पदार्थों को। तो यहाँ पे दोनों में अंतर समझ में आ गया कि उत्सर्जी उत्पाद वो होते हैं ऐसे हानिकारक पदार्थ जो पचित भोज्य पदार्थों के उपापचय से निर्मित होते हैं। मतलब पचित भोज्य पदार्थों के उपापचय से निर्मित हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी उत्पाद कहा जाता है। और इसमें कौन कौन होते हैं बेटा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? ठीक है। अब बेटा ये तो दोनों में अंतर हो गया कि हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं और जो कि वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित उत्पाद क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान रखने की बात है कि अपचित भोज्य पदार्थ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब जैसा कि हमें पता है किसको, नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जन करने के लिए अलग से तंत्र की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये कुछ विशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ज़्यादा हानिकारक होंगे। तो अब ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं या जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, ये बेटा कौन कौन से होते हैं? अब हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थ होते हैं कि प्राणियों के शरीर में कौन कौन से हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ पर हम एक एक करके, जैसे अगर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले जैसे बात करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं। कौन से? नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनका शरीर से निष्कासन होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पहला है बेटा अमोनिया। पहला जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है बेटा? अमोनिया। तो अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो एमिनो अम्लों के विअमीनीकरण के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है और कीटो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है ना? किसका निर्माण होगा? एमिनो अम्ल और से कीटो अम्लों का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो अमोनिया होती है, ये अमोनिया कैसे बेटा? ये एक तो अत्यधिक कैसी होती है? जहरीली, हाईली टॉक्सिक। ये सबसे ज़्यादा कैसे होती है? जहरीली। हमारे पास शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं, उन सभी में सबसे ज़्यादा जो जहरीली होती है वो कौन सी होती है बेटा? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और इसका मतलब इसके निष्कासन के लिए, अमोनिया के निष्कासन के लिए सबसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें किसकी आवश्यकता होगी बेटा? अधिक जल की आवश्यकता होगी इसके उत्सर्जन के लिए। बात समझ में आ गया ना? और अमोनिया का जो निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण प्राणियों के शरीर की सभी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बात समझ में है ना? कि जैसे अगर हमारी भी बात करते हैं तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, लेकिन अधिकतम अमोनिया का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है यकृत की कोशिकाओं के द्वारा। बात समझेगा ना? कि यकृत की कोशिकाओं के द्वारा सर्वाधिक अमोनिया का निर्माण किया जाता है। हालांकि शरीर की सभी कोशिकाएं अमोनिया का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? और ये जो होता है बेटा, ये अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और इसके निष्कासन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा कि ये जो अमोनिया होती है ये ज़्यादा जहरीली होती है और ज़्यादा जहरीली होने के कारण इसका शरीर से तुरंत निष्कासन जरूरी है। या तो इसको निष्कासित कर दिया जाए या इसको किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाए।
बात समझ आएगी ना। और दूसरा टॉपिक क्या था बेटा यहाँ पर कि यहाँ पे इसमें सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे प्राणी जो जलीय आवास में रहते हैं, जो जलीय आवास में रहते हैं तथा नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, उन सभी जीवों को हम क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्गी जीव। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं बेटा? अमोनोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी प्राणी। मतलब ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी। बात समझ में आ गई बेटा। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्राणी होते हैं जो अमोनिया उत्सर्गी होते हैं, तो अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले जैसे प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जलीय कीट। और अगर अपन उभयचर्य की बात करें तो उभयचरों में जो मेंढक का लार्वा होता है, कौन सा बेटा? टेडपोल। मेंढक का लार्वा टेडपोल। ये ऐसे जीव होते हैं जो बेटा नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, और इन जीवों को हम क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्गी जीव। बात समझ में आ गई बेटा। तो अमोनिया सबसे जहरीली होती है, इसे उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। बात समझ में है ना। और ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, अमोनिया उत्सर्गी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जलीय कीट। और किसके? जो जलीय जीवों के अंदर अगर अपन बात करते हैं कि उभयचर प्राणी जैसे मेंढक की बात करते हैं, तो मेंढक का केवल लार्वा, बेटा लार्वा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वयस्क की बात नहीं कर रहे हैं। मेंढक का जो लार्वा होता है, जो टेडपोल होता है, वो बेटा वो कैसा होता है? वो अमोनिया उत्सर्गी होता है या अमोनोटैलिक होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने किसकी बात कर ली? पहला जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, कौन सा? हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ, जिसको अपन क्या कहेंगे? अमोनिया। अब दूसरा सेकंड बात करते हैं बेटा यूरिया। दूसरी बात करें किसकी? यूरिया की। बेटा जो यूरिया होता है वो अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है। बात समझ में ना कि ये कैसा होता है बेटा? लेस टॉक्सिक, मतलब कम जहरीला। किससे? अमोनिया से ये कम जहरीला होता है। बात समझ आएगी। और जहरीला कम है तो इसे मध्यम मात्रा के जल की आवश्यकता होती है। मतलब इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए, इसको निष्कासन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किससे कम बेटा? अमोनिया उत्सर्गी प्राणियों को जितने जल की आवश्यकता होती है उससे कम जल की आवश्यकता होती है इन प्राणियों को, जो कि किसका उत्सर्जन कर रहे हैं? यूरिया का। इसका मतलब ये देखते हैं कि जो यूरिया होती है, यूरिया किससे बेटा? अमोनिया से कम जहरीली होती है, और कम जहरीली होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम जल की आवश्यकता होती है। अगर कम जल की आवश्यकता है, इसका मतलब कि ये जहरीली कम है, तो इसको हम कुछ ज़्यादा समय तक शरीर में संग्रहित कर सकते हैं। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। अमोनिया को हम बहुत कम समय के लिए रख सकते हैं, और यूरिया को हम उससे ज़्यादा समय तक शरीर में संग्रहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि अमोनिया और यूरिया ये जो दोनों होते हैं बेटा, अमोनिया और ये जो यूरिया जो दोनों होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। अमोनिया भी जल में घुलनशील होती है और यूरिया भी जल में घुलनशील होती है। तो अब यहाँ पे जैसे अब ये यूरिया, ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं बेटा? यूरिया के रूप में करते हैं। उन प्राणियों को यूरियोत्सर्गी प्राणी कहा जाता है। मतलब ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करते हैं बेटा? किस तरह से करेंगे? यूरिया के रूप में करते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्गी प्राणी। और इनके अंदर कौन कौन की बात करें? जैसे उभयचर, स्तनधारी, जिसमें मानव भी सम्मिलित किया जाता है।
बस में ना, इसके अंदर मानव भी सम्मिलित होता है कि जो उभयचर हैं, स्तनधारी हैं। और उभयचरों में बेटा कौन, उभयचरों के जैसे लार्वा की बात करते हैं, टेडपोल जो लार्वा होता है, टेडपोल जो लार्वा होता है वो अमोनिया उत्सर्गी होता है, जबकि उसका जो वयस्क होता है, जो मेंढक होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो होता है यूरिया उत्सर्गी, वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। और टेडपोल लार्वा जो होता है वो किसका करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। बात समझ आ गई यहाँ तक कि चलो अब यहाँ देखते हैं कि ये यूरिया जो बनी है बेटा, ये जो यूरिया बनी है, जब शरीर की सारी कोशिकाएं अमोनिया का निर्माण करती है तो यूरिया कहाँ से आ गई, अमोनिया कहाँ गई। ध्यान देने की बात है ना यहाँ पर कि हमने पूछा ही नहीं किसी ने कि भाई ये क्या, ये यूरिया आ कहाँ से गई। तो हम यहाँ देखते हैं बेटा कि हमें पता है कि जो शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ये बेटा किसका निर्माण करती हैं, अमोनिया का। किसका निर्माण कर लिया बेटा, किसका, अमोनिया का निर्माण कर लिया। इस अमोनिया को भेज दिया कहाँ पर बेटा, यकृत में। कहाँ पे चली गई ये, यकृत में। और यकृत में एंटर कर गई कौन, अमोनिया। और इसमें एक चक्र चलता है बेटा जिसको अपन कहते हैं ऑर्निथिन चक्र। क्या कहेंगे बेटा, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन चक्र। मतलब कि ये जो अमोनिया है यकृत में प्रवेश करके, अमोनिया यकृत में प्रवेश करके ऑर्निथिन चक्र में एंटर करती है। और ऑर्निथिन चक्र के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा, यूरिया का। किसका निर्माण होता है, यूरिया का। इसका मतलब कि अमोनिया जो कोशिकाओं में बनती है उसको कहाँ भेजा जाता है, यकृत में। यकृत में एक ऑर्निथिन साइकिल चलती है, उस ऑर्निथिन साइकिल में एंटर करके ये जो अमोनिया है वो यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ से इस यूरिया को मूत्र के निर्माण के लिए, इस यूरिया को मूत्र के निर्माण के लिए वृक्कों में भेजा जाता है। और वो भी किसके द्वारा, रक्त के द्वारा उसको वृक्कों में भेजा जाता है, जहाँ पर मूत्र का निर्माण किया जाता है। और मूत्र के साथ इस यूरिया को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो दूसरा कौन सा होता है बेटा, यूरिया। और हमें पता है कि यूरिया जो होता है ये भी जल में कैसा होता है, घुलनशील, अमोनिया की तरह घुलनशील होता है। बात समझ में आ गया था कि अब जो तीसरा पदार्थ होता है बेटा, अब अगर अपन तीसरे पदार्थ की बात करते हैं तो तीसरा नाइट्रोजनी पदार्थ होता है बेटा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। और बेटा ये जो यूरिक अम्ल होता है, ये यूरिक अम्ल इन तीनों पदार्थों में सबसे कम जहरीला होता है। मतलब ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम जहरीला। लीस्ट टॉक्सिक मतलब सबसे कम जहरीला होता है। और जब ये सबसे कम जहरीला है तो इसको बहुत कम जल की आवश्यकता होती है उत्सर्जन के लिए। मतलब यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी अमोनिया को, उससे कम होगी किसको, यूरिया को, और सबसे कम होगी किसको, यूरिक अम्ल को। तो यूरिक अम्ल के निष्कासन के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक का। अब ये जो यूरिक अम्ल होता है ये जल में कैसा होता है बेटा, अघुलनशील। कैसा होता है, अघुलनशील। ये डिफरेंस है, इसमें अमोनिया और यूरिया दोनों जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन यूरिक अम्ल कैसा होता है, अघुलनशील होता है। इसका मतलब कि ये जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ये इस यूरिक अम्ल को किस रूप में करेंगे, क्रिस्टल के रूप में या पेस्ट के रूप में, क्रिस्टल के रूप में या पेस्ट के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं। कौन, जो कि ऐसे प्राणी जो कि किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन प्राणियों को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक प्राणी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक प्राणी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। और ऐसे कौन से प्राणी होते हैं, ऐसे कौन से प्राणी होते हैं जो किसका बेटा,
जो किसका करेंगे, जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। मतलब जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो अगर अपन बात करते हैं कीट, स्थलीय कीट, कीटों में बात करें कौन से, इंसेक्ट, और कैसे, जो कि कहाँ पे होते हैं, ऑर्थोपोडा के सदस्य जो होते हैं, इंसेक्ट, स्थलीय कीट। उसके बारे में बात करें अपन कौन, जितने भी पक्षी होते हैं, सरीसृप, रेप्टाइल्स होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, तो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। और ये ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्यों बेटा, इनके पास जल की कमी होती है, इनके पास जल की कमी होती है। और जिन प्राणियों के पास जल की कमी होती है वे नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, वो करेंगे बेटा किसमें, यूरिक अम्ल के रूप में। यहाँ समझ में आ गया था का, ठीक है। अब बेटा हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया, अब हमने देख लिया कि यहाँ पर जो कौन कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं, और हानिकारक पदार्थ कौन से, नाइट्रोजनी, कि कौन कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जो कि कैसा, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और इन हानिकारक पदार्थों या फिर उत्सर्जित पदार्थों, नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन के लिए अलग अलग उत्सर्जन अंगों की आवश्यकता होती है अलग अलग प्राणियों में। तो अगर अपन बात करते हैं किसमें, किसकी बात करें, उत्सर्जन अंगों की, कि अलग अलग प्राणियों में कौन कौन से उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। तो बात करते हैं अपन किसकी, एक कोशिकीय जीव, हमें पता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, पता है सबको। जैसे अगर अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोआ के सदस्य, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किसके होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें उत्सर्जन हेतु, मतलब इन नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है बेटा, कोशिका झिल्ली। क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं, कोशिका झिल्ली के द्वारा करते हैं। अगर अपन बात करते हैं केचुआ, जो कि एनेलिडा का प्राणी है, केचुआ जो होता है इसका मतलब कौन है बेटा, ये एनेलिडा, एनेलिडा जो संघ के प्राणी होते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, इनमें उत्सर्जन के लिए बेटा नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया इसको अपन क्या कहते हैं, वृक्कक, क्या कहेंगे बेटा, वृक्कक। बात समझ में है ना। तो जो केचुआ होता है, जो एनेलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं, उनमें नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, नेफ्रिडिया के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं किसकी, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा किस तरह से इंसेक्ट जो होते हैं, अगर बात करें कीट, जलीय कीटों की, तो उनमें बेटा अब किसकी, ऑर्थोपोडा में जो इंसेक्टा वर्ग के प्राणी होते हैं, इंसेक्टा वर्ग के प्राणी होते हैं, उनमें जो है वो मेलपीजियन नलिकाएं, नलिकाएं क्या होती हैं बेटा, मेलपीजियन नलिका। और एक इसका वर्ग होता है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो होते हैं, क्रस्टेशियंस के अंदर बेटा ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, हरित ग्रंथियां। क्या पाई जाती है बेटा, ग्रीन ग्लैंड या हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए। और अगर अपन बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जो प्राणी, संघ के जो प्राणी होते हैं, उनमें जिन्हों हम सामान्यतः चपटे कृमि कहते हैं, उनमें उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं, क्या पाई जाती हैं बेटा, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो इनके बाद में जो उच्च जीव होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें उभयचर, किसकी बात करते हैं बेटा, जैसे मछलियाँ, फिशेस, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप और मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं बेटा, इनमें होते हैं वृक्क, मतलब किडनी। इनके जो उत्सर्जन अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किडनी। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन करने के लिए या
उत्सर्जन तंत्र के अंगों के रूप में कौन कौन से जीव में कौन कौन से संरचनाएं पाई जाती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा, यहाँ पे देखो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो केचुआ एनेलिडा वर्ग के प्राणी जो एनेलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें नेफ्रिडिया या वृक्कक पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा जो संघ होता है उसकी क्लास इंसेक्टा में मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं और इसी की क्लास क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं इसकी प्लेटिहेल्मिन्थीज जिसे हम चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, उनमें उत्सर्जन हेतु क्या पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं। क्या पाई जाती है बेटा? ज्वाला कोशिकाएं। और जो उच्च प्राणी होते हैं जैसे जिनमें वर्टिब्रेट्स अगर बात करते हैं, फिशेस, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी, उन सभी में जो उत्सर्जन अंग होता है वो होता है बेटा किडनी या वृक्क। बात समझ आ गई ना? तो ये हमने बात कर ली कि अलग अलग प्राणियों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर मानव के उत्सर्जन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव के उत्सर्जन तंत्र की। यहाँ पे मतलब नॉर्मल बात कर ली। अब बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन का जो होता है, मानव का मतलब हमारा उत्सर्जन तंत्र किन किन संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। हाँ बेटा, अब जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है, यहाँ पे पहले एक बार उस डायग्राम को देखते हैं हम कि यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मानव का जो कौन उत्सर्जन तंत्र होता है, यहाँ पे देखिए इसमें एक जोड़ी वृक्क, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, दिखाई दे रहा? एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। 4 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। वृक्क, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। तो यहाँ पर बेटा हम इन सभी संरचनाओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसकी जो सबसे पहली संरचना होती है वो बेटा होती है क्या? वृक्क या फिर किडनीज। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो किडनीज होती हैं, जब वृक्क होते हैं, ये कहाँ पे स्थित होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मानव के जो वृक्क होते हैं वो कैसे उत्पत्ति में कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं मीजोडर्म से उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति किससे होती है बेटा? मीजोडर्म से। मीजोडर्म मतलब वृक्कों की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म के द्वारा होती है। और अगर अपन बात करें कि ये जो वृक्क जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं? ये जो वृक्क होते हैं, ये वृक्क दो मतलब मानव में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। और ये जो वृक्क होते हैं इनकी अगर स्थिति देखें, पोजीशन देखें, तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम में ये बना हुआ है ना, यहाँ देखिए कि एक नीचे है एक ऊपर है। ये बनाने में गलती नहीं हुई है, ये होते ही ऐसे हैं। तो अगर हम बात करें कि ऊपर नीचे क्यों होता है, तो यहाँ देखें कि जो मानव का दायां वृक्क, राइट किडनी जो होती है, मानव की दाईं किडनी जो होती है ये बाईं किडनी से नीचे होती है। बात समझे ना कि दाईं किडनी नीचे होती है और बाईं किडनी ऊपर होती है। इसका क्या कारण? इसका भी एक कारण होता है कि बेटा कि जो दाईं किडनी होती है, दाईं किडनी के ऊपर क्या होता है? यकृत। दाईं किडनी के ऊपर यकृत उपस्थित होता है, इसलिए दाईं किडनी बाईं किडनी से नीचे स्थित होती है। मतलब बाईं किडनी ऊपर होगी और दाईं किडनी नीचे होगी। मतलब दायां वृक्क नीचे होगा और बायां वृक्क ऊपर होगा। किसकी उपस्थिति के कारण? यकृत की उपस्थिति के कारण। और एक हमने ये देखा कि अब देखो ये हो गया ऊपर नीचे, राइट जो होगी वो नीचे होगी। अब अगर हम बात करें कितनी होती है बेटा? एक जोड़ी होती है। और किस कलर की होती है? गहरे लाल भूरे रंग की।
कैसी होती है बेटा? गहरे लाल भूरे रंग की। और कैसी? सेम के बीज की आकृति की। इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? सेम की बीज की आकृति होती है। और सेम की बीज की आकृति का मतलब इसका एक सिरा तो उत्तल होता है, दूसरा सिरा अवतल होता है। ये उत्तल और ये अवतल। बात समझ गए ना? जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये कैसा, ये सेम की बीज की आकृति की होती है, जिसका एक सिरा उत्तल और दूसरा सिरा अवतल होता है। मतलब एक सिरा बाहर उभरा हुआ होता है और एक सिरा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। और ये जो धंसा हुआ सिरा होता है इसको हम कहते हैं हाइलम। ये जो धंसा हुआ सिरा होता है बेटा, इस धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? हाइलम। बात समझ आ गया ना? इसका मतलब हाइलम, हाइलम वह भाग होता है, हाइलम वृक्क का, हाइलम वृक्क का वह भाग होता है जहाँ से रीनल धमनी वृक्क में प्रवेश करती है। और कौन कौन? रीनल शिरा और मूत्रवाहिनी। रीनल शिरा और मूत्रवाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। बात समझ गया ना? कि इसका जो कौन सा भाग बेटा? इसका जो ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो अवतल भाग होता है, ये उत्तल भाग और ये अवतल भाग जो धंसा हुआ होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? ये कहलाता है बेटा क्या? हाइलम। इस हाइलम में देखिए ये जो रीनल धमनी है ये तो इसमें प्रवेश कर रही है हाइलम से होते हुए, और रीनल शिरा और मूत्रवाहिनी इस हाइलम के द्वारा ही कहाँ से? इस वृक्क से बाहर की ओर निष्कासित हो रही है। बात समझ आ गई ना बेटा? कि इसमें क्या है? ये जो है हाइलम एक ऐसा भाग होता है, धंसा हुआ भाग होता है। हाइलम ऐसा धंसा हुआ भाग होता है जिसमें ध्यान रखना, रीनल धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और रीनल शिरा और मूत्रवाहिनी यहाँ से बाहर की ओर निष्कासित होती है। आ गया तक समझ में? ठीक है। हाँ बेटा, अब अगर हम इसका डायमेंशन देखते हैं, इसकी आकार और आकृति देखते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो कैसी होती है? तो अगर अपन बात करें कि एक जो वृक्क की जो लंबाई होती है वो होती है बेटा 10 से 11 सेंटीमीटर। लंबाई होती है बेटा 10 से 11 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर। बात समझ आ गया ना? कि वृक्क की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर लंबाई में होता है बेटा। ये लंबाई में 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है, इसका एवरेज निकाले तो 2.5 सेंटीमीटर और नॉर्मली ये 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस की या मोटाई की होती है। और एक किडनी का इसका जो वजन होता है, जो वेट होता है वो बेटा कितना? 120 से 170 ग्राम। कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। किसके वेट की बात करें बेटा? हम किसके वेट की बात कर रहे हैं? वृक्कों की, किडनी की बात कर रहे हैं कि किडनी का जो वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम तक का होता है। ठीक है। तो बेटा यह हमने बात कर ली किसकी? या हमने बात कर ली वृक्कों की, जो कि इसका अपने उत्सर्जन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है। ठीक है। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरा भाग होता है बेटा मूत्रवाहिनी। किडनी के बाद में जो होता है वो कौन सा आएगा? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। यूरेटर। कौन सी होती है बेटा? यूरेटर। बात समझ में आ गई ना? यूरेटर। तो अगर यूरेटर की बात करें तो देखिए यूरेटर जो होती है कितनी होती है? एक जोड़ी। जैसे एक जोड़ी वृक्क होते हैं वैसे ही एक जोड़ी इसमें क्या होती है? क्या पाई जाती है? मूत्रवाहिनी पाई जाती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वृक्क से एक दो वृक्क होते हैं तो दो गई, कि प्रत्येक वृक्क से एक लंबी नलिका निकलती है जो कि वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने का काम करती है। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब कि मूत्रवाहिनी वह नलिका होती है, मूत्रवाहिनी वह नलिका होती है जो कि मूत्र को वृक्कों से और कहाँ पर? मूत्राशय में स्थानांतरित करने का काम करती है।
बात समझ आ गई यहाँ पर? कहाँ पे स्थानांतरित करे बेटा उसको? वो ये मूत्र कहाँ से, मूत्र को कहाँ से, किडनी से और मूत्राशय में स्थानांतरित करने का काम करती है। अब ये जो मूत्र होता है ये कैसे स्थानांतरित होता है, किस प्रकार से जाता है? तो बेटा इस मूत्र वाहिनी में क्या होती है, वही क्रमाकुंचन गतियाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि आमाशय में होती हैं। तो पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन जो गतियाँ होती हैं, क्रमानुकुंचन जो गतियाँ होती हैं, उन गति की वजह से ये जो यूरिन है वो कहाँ से, वृक्कों से होता हुआ कहाँ पे जाता है, मूत्राशय के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। बात समझ आ गई यहाँ तक कि बेटा? ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देख लिया किसको बेटा, क्या देख लिया हमने सबसे पहले देख लिया वृक्क जो कि एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या देख लिया, मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी का कार्य की ये क्या काम करती है। ठीक है, अब तीसरा अगर इसका जो पार्ट होता है बेटा, तीसरा पार्ट है बेटा इसका मूत्राशय। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बेटा, अब जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है कि ये जो मूत्राशय होता है ये कैसा, त्रिभुजाकार त्रिकोणीय संरचना होती है बेटा। कैसी होती है, त्रिकोणीय संरचना होती है, और एक बैग लाइक मतलब एक थैलेनुमा त्रिकोणीय संरचना होती है। ठीक है, और इसकी जो दीवार होती है ये कैसी होती है बेटा, ये प्रत्यास्थ होती है। मतलब मूत्राशय जो होता है एक थैलेनुमा प्रत्यास्थ संरचना होती है, एक थैलेनुमा प्रत्यास्थ संरचना होती है जिसका कार्य क्या होता है बेटा, जिसका कार्य होता है क्या, कि मूत्र का संग्रहण, वृक्कों में जो मूत्र का निर्माण होता है इस मूत्र का संग्रहण किया जाता है कहाँ पर, मूत्राशय में। बात समझ आ गया ना? और लेके आने का काम कौन करती हैं, मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, अब ये जैसे कि पता है कि ये कैसा होता है बेटा, ये एक प्रत्यास्थ संरचना होती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन भरता जाता है ये फैलता जाता है, इसमें फैलने का गुण पाया जाता है, ये फैलता जाता है, और इसमें मतलब इस मूत्राशय में लगभग अधिकतम 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र भरा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी क्षमता कितनी होती है कि इसमें 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र को भरा जा सकता है। और ये जो मूत्राशय होता है, इस मूत्राशय की जो दीवार होती है, इस मूत्राशय की दीवार में खिंचावग्राही उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, खिंचावग्राही। और ये जो खिंचावग्राही होते हैं इनका कार्य क्या होता है बेटा, कि जैसे ही मूत्राशय में मूत्र आवश्यकता से अधिक या सीमा से बाहर होता है तो इनमें क्या होता है, खिंचावग्राहियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये खिंचावग्राही मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। बात समझ आए ना, कि इन खिंचावग्राहियों की वजह से क्या होता है, इन खिंचावग्राहियों की सहायता से क्या होता है बेटा, कि क्या होगा, इधर मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होगी। जब किसमें खिंचावग्राही कब खींचेंगे, जब किसमें मूत्राशय में सीमा से अधिक मात्रा में मूत्र एकत्रित हो जाता है। ठीक है बेटा, ये किसकी बात हो गई, ये अपनी हो गई बेटा मूत्राशय की बात हो गई। अब हम इसका जो चौथा और अंतिम भाग होता है वो होता है बेटा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, ये देखिए मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। ओके बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये मूत्र मार्ग क्या होता है, अब देखिए ये भी क्या होती है, एक नलिका रूपी संरचना होती है। मतलब कि ये जो मूत्राशय होता है, ये जो मूत्राशय होता है वो आगे की ओर, मूत्राशय आगे की ओर कहाँ पर, मूत्र मार्ग में खुलता है। ये एक नलिका रूपी संरचना होती है, बात समझ आएगी ना। और अगर हम बात करें इसकी संरचना जो होती है वो नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर नर की बात करते हैं, नर की बात करें मतलब मनुष्यों में नर की बात करते हैं तो नर में इसकी लंबाई होती है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर। इस मूत्र मार्ग की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, बात समझ ना। और इसको नर में इसको मूत्र मार्ग नहीं कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, मूत्र जनन वाहिनी, मूत्र जनन
वाहिनी। बात समझ में आ रही ना? ये बेटा बात किसकी हो रही है? केवल नर की बात हो रही है, मादा की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं नर की। तो जहाँ पे नर की बात करते हैं तो नर में इसे क्या कहेंगे? मूत्र जनन वाहिनी। क्यों क्यों कहेंगे बेटा इसको मूत्र जनन वाहिनी? कोई तो कारण होना चाहिए। यहाँ पे देखो नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है? मूत्र। इसका मतलब क्या है? कौन से तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है। जनन का मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र से संबंधित है। पता चल रहा है ना? मूत्र जनन वाहिनी मतलब उत्सर्जन जनन तंत्र। मतलब ये ऐसी नलिका होती है, ये ऐसी नलिका होती है नर में यह ऐसी नलिका होती है जो कि उत्सर्जन तंत्र का भी भाग होती है और जनन तंत्र का भी भाग होती है। किस प्रकार होती है बेटा? अगर हम देखें कि उत्सर्जन तंत्र में इसका काम क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र में इसके द्वारा यूरिन बाहर आता है, मतलब मूत्र का निष्कासन किया जाता है, और यहीं से इसी नलिका के द्वारा वीर्य का भी निष्कासन किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कि ये जो मूत्र जनन वाहिनी है इसके द्वारा मूत्र भी यहीं से बाहर आता है और वीर्य का निष्कासन भी, जो स्खलन की प्रक्रिया जो होती है वो भी इसी नलिका के द्वारा की जाती है। मतलब जो यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग होता है, नर में जो मूत्र मार्ग होता है वो उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र दोनों का भाग होता है। बात समझ में आ गई ना? इसलिए नर में इसको कहा जाता है मूत्र जनन वाहिनी। जबकि मादा की अगर बात करते हैं तो मादा में जो होता है, मादा में एक ही होता है। मादा में नर जनन छिद्र अलग होता है या नर जनन वाहिनी मादा जनन वाहिनी अलग होती है और मूत्र मार्ग अलग होता है। मादा में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसमें एक मूत्र छिद्र होता है और दूसरा जो मतलब यूरेथ्रल पोर होता है, यूरेथ्रा का छिद्र होता है, और दूसरा जनन छिद्र होता है। बात समझे ना? इसका मतलब कि मादा में यूरेथ्रा जो होती है केवल उत्सर्जन तंत्र का भाग होती है, जनन तंत्र का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जबकि नर में यह उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र दोनों का कार्य करती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा? तो ये जो और ये जो अगर अपन बात करते हैं कि ये जो मूत्र मार्ग होता है या यूरेथ्रा होता है, ये बाहर, सबसे बाहर की अगर अपन बात करते हैं कि ये बाहर की तरफ से इसमें क्या लगा हुआ? एक अवरोधिनी पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? अवरोधिनी पाई जाती है। बात समझ में आ गई ना? इसमें क्या होती है? एक अवरोधिनी पाई जाती है। और ये जो अवरोधिनी होती है बेटा, ये अवरोधिनी का काम क्या होता है? इस अवरोधिनी का काम होता है क्या? इस अवरोधिनी का काम होता है कि ये मूत्र त्याग की क्रिया का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण कर रही है बेटा? ये मूत्र त्याग की क्रिया का नियंत्रण करती है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक बेटा, यहाँ तक हमने देख लिया है किस तरह से जो है ये संरचना कैसी होती है कि नर में और मादा में मूत्र मार्ग जो होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। नर का मूत्र मार्ग अलग होता है मादा का, और नर और मादा इन दोनों में जो होती है वो एक ही संरचना पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा हमने थोड़ा सा, अब हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी देख लेते हैं कि किस तरह से इसका संक्षिप्त शॉर्ट रूप में बता देता हूँ कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से इसको ध्यान से देखिए, ब्रीफ में सूक्ष्म देखिए इसको, कि हमें पता है कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें 4 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये है एक जोड़ी वृक्क। तो मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो कि कहाँ पे? उदर गुहा में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? उदर गुहा में बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार जो होता है वो सेम के बीच की आकृति का, इसका एक सिरा उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है। समझ में ना? और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि ये जो दायां वृक्क होता है ये बाएं वृक्क से नीचे होता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बेटा, इसका कारण होता है कि यकृत की उपस्थिति, कि दाएं भाग में, शरीर के दाएं भाग में यकृत पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दायां वृक्क नीचे की ओर झुक जाता है और बायां वृक्क ऊपर रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि दोनों वृक्कों के ऊपर एक एक, मतलब मानव में एक जोड़ी टोपी नुमा एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है जो कि वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है।
समझ में आ गई। अब बेटा अब दूसरी देखते हैं, दूसरा भाग कौन सा बताया था, दूसरा भाग मूत्रवाहिनी। तो ये देखिए ये जो दो नलिकाएं आ रही हैं कहाँ से निकल रही है बेटा, ये वृक्कों से निकल रही है। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकल करके और कहाँ पे प्रवेश करती है, मूत्राशय में प्रवेश करती है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये जो मूत्रवाहिनी होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा वृक्कों को मूत्राशय से जोड़ के रखना, अर्थात इसका काम होता है कि वृक्कों में जो मूत्र का निर्माण होता है इस मूत्र का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ पर करती है, ये स्थानांतरण करती है वृक्कों से लेकर के और मूत्राशय में। बात समझ में आ गई। और ये जो स्थानांतरण होता है मतलब इसमें जो मूत्र गति करता है वो किसकी सहायता से करता है, वो बेटा एक गति होती है उसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गतियाँ, जो कि हमारी आहार नाल में भी पाई जाती हैं। इन क्रमानुकुंचन गतियों के कारण ये जो मूत्र है वो कहाँ से, वृक्कों से और कहाँ पे स्थानांतरित होता है, मूत्राशय में स्थानांतरित हो जाता है। और लास्ट इसका नेगेटिव थर्ड पार्ट कौन सा है बेटा इसका, मूत्राशय। देखिए ये क्या है, मूत्राशय, ये एक त्रिकोणीय प्रत्यास्थ थैलेनुमा संरचना होती है। ये देखिए कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है, प्रत्यास्थ थैलेनुमा संरचना होती है। और इसमें इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है यहाँ पर मूत्र का संग्रहण करना। मूत्राशय का काम होता है मूत्र का संग्रहण करना। और हमें पता है कि इस मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र इसमें एकत्रित हो सकता है, ये इसकी सीमा होती है। और इसकी जो दीवार होती है, मूत्राशय की जो दीवार होती है इसमें विशेष प्रकार के क्या लगे हुए होते हैं, खिंचाव ग्राही लगे हुए होते हैं, जो कि एक निश्चित सीमा कहाँ तक आ गई बेटा, ये देखिए यहाँ से 700 से 800 ml से ज़्यादा होते ही, जब इसमें मूत्राशय में मूत्र की मात्रा 700 से 800 ml से थोड़ी अधिक होना प्रारंभ होती है तो इसकी दीवार में खिंचाव होता है। और वो जो इसमें उपस्थित खिंचाव ग्राही है वो संदेश भेजते हैं मस्तिष्क को, किसके लिए, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। बात समझ में गया था कि अब यहाँ से जैसे ही मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है तो यहाँ से ही जो मूत्र है कहाँ से, मूत्राशय से, ये मूत्र कहाँ से, ये देखिए ये मूत्र मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर की ओर निष्कासित हो जाता है, कर दिया जाता है। और ये जो भाग होता है, देखो सबसे अंतिम भाग जो कौन सा, मूत्र मार्ग, इसका मतलब ये जो मूत्राशय है वो आगे की तरफ किस में खुलता है बेटा, मूत्र मार्ग में खुलता है। बात समझ आ गई। और ये जो मूत्र मार्ग होता है बेटा ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। अगर हम बात करें किसकी, नर की अगर अपन बात करते हैं तो नर में ये जो मूत्र मार्ग होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि कहाँ से, शिश्न में से होता हुआ शरीर से बाहर की ओर खुलता है। और यहाँ पे हमें पता है इसको अपन क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया मूत्र जनन वाहिनी। इसको क्या नाम दे दिया बेटा, मूत्र जनन वाहिनी। क्योंकि मूत्र जनन वाहिनी का क्या मतलब हो गया कि ये जो भाग होता है इसको जैसे नाम से पता चल रहा है मूत्र जनन वाहिनी, मतलब मूत्र का मतलब क्या हो गया बेटा, उत्सर्जन तंत्र, जनन का मतलब जनन तंत्र, और डक्ट मतलब नलिका, मतलब ये एक ऐसी नलिका होती है जो उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र दोनों का सामान्य भाग होता है। यहाँ से इसका मतलब यहाँ से मूत्र का निष्कासन भी किया जाएगा और इसी नलिका के द्वारा स्खलन की क्रिया के दौरान वीर्य का निष्कासन भी किया जाता है। और वीर्य जो होता है वो जनन तंत्र के द्वारा निष्कासित किया जाता है और मूत्र जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका मतलब कि नर में उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र के लिए केवल एक ही नलिका और एक ही छिद्र पाया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसकी, मादा की, तो मादा की जब अपन बात करते हैं तो मादा में जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है, वो छोटा होता है और केवल इस मार्ग के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन ही किया जाता है। मादा में मादा जनन छिद्र अलग होता है और मूत्र का निष्कासन के लिए छिद्र अलग पाया जाता है। तो ये बेटा ये जो होती है ये हमारे मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसका कंप्लीट पूरा वर्णन है कि किसकी संरचना किस प्रकार से होती है और क्या क्या। अगले सेक्शन में हम देखेंगे बेटा कि ये जो वृक्क हमने दे रखा है इस वृक्क की हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, ये किन किन संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, उसका निष्कासन किस तरह से किया जाता है। धन्यवाद।